हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर वन ये है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया के आज़ादी के समय इंडिया का इकोनॉमिक हालत कैसा था। तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश रूल के पहले आने के पहले इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, और इन 200 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का इकोनॉमी क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश रूल जो था उसका पर्पस क्या था। द सोलो पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर to Great Britain, its own rapidly expanding modern industrial base। देखिए कि ये वो समय था जब इंग्लैंड में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुल रहे थे और वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था चीज़ों का। देखिए इंडस्ट्री खुलेगा तो वो चीज़ें कहाँ बेचेगा आखिर, और चीज़ें के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल के लिए इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री के रूप में रखा गया। इंडिया से सिल्क, कॉटन और काफ़ी चीज़ों को यहाँ से ले जाया करते थे इंग्लैंड में, और वहाँ पे फिनिश गुड बनने के बाद उसी को इंडिया में बेचा करते थे। इससे अ, इंडिया का जो पहले से जो मार्केट था वो खराब हुआ, क्योंकि इंडिया में कोई अब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनके सारे कारणों को हम देखेंगे। उसके बाद ये है कि द लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो काफ़ी अच्छा था। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और इंडिया से बने हुए चीज़ें जो थे विदेश में काफ़ी पॉपुलर थे। जैसे इंडिया के बने हुए कॉटन कॉटन के बने हुए चीज़ें, यहाँ के मसाले, और यहाँ का सबसे पहले यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो इंडिया में हैंडक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए चीज़ों का काफ़ी डिमांड था। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि इंडिया में अभी मशीन से बने हुए चीज़ों से के मुकाबले हैंडक्राफ्ट से बने हुए चीज़ों का कीमत ज़्यादा रहता है। और उस समय सोचिए कितना ज़्यादा रहा होगा, और उस समय कौन खरीदेगा आखिर, है ना। तो वहाँ पे जो वहाँ के राजा हुआ करते थे वो इन सारी चीज़ों को खरीदा करते थे और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीसियस स्टोन वर्क, बहुत ही महंगे पत्थरों का काम, और ये सभी चीज़ें थे विदेशों में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। फाइन क्वालिटी ऑफ ए मटेरियल यूज, यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का यूज किया जाता था। ओके, और बंगाल जो था वो टेक्सटाइल, मुस्लिन या मलमल के कपड़े जो थे वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर थे। और मलमल के कपड़े जो काफ़ी सॉफ्ट हुआ करते थे, और ये राजा महाराजा लोगों का पहनते थे इनके कपड़े। कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट होम कंट्री इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। देखिए कॉलोनीज का मतलब क्या होता है कि भारत एक कॉलोनी था उस समय। तो इंडिया में जो कॉलोनी था, ब्रिटिश लोगों ने जो बनाया था इंडिया को कॉलोनी के रूप में, उनका एक ही मकसद था कि किस तरीके से वो अपने मदर कंट्री यानी इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंचा सके। तो उनके जो भी पॉलिसीज हुए वो इस तरीके के हुए ताकि वो अपने मदर कंट्री को बचा सके और वहाँ के इकोनॉमी को और बढ़ा सके, डेवलप कर सके। और इंडिया का इकोनॉमी इस चक्कर में काफ़ी नीचे चला गया। इंडिया का पूरा भरपूर शोषण हुआ। ओके, तो इंडियन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम जो था इसको कभी इंडिया का कैलकुलेट नहीं किया गया ऑफिशियली। और इसका जो अनऑफिशियली जो था वो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे और वी के राव, आर सी देसाई, ये सब लोगों ने किया। ओके, फिनली सीरीज, इन सारे लोगों ने किया अपने ढंग से। तो उनके डाटा के अनुसार द कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%, यानी 2% से भी कम का डेवलपमेंट था। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने भारत का शोषण किया। और और यहाँ का ग्रोथ जो था वो 0.5%। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया कितना पुअर हुआ, इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इस सब के चक्कर में। ओके,
तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को जानने से पहले आप ये जानिए कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले कैसा था। तो पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था। जब ब्रिटिश इंडिया पे आए तो यहाँ पे काफ़ी सारे लैंड रेवेन्यू और लैंड पॉलिसीज़ लाए, जिससे ये हुआ कि लैंड पे टैक्स देना पड़ा। और अगर आपका लैंड फर्टाइल है और आप उस लैंड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपका फसल हो या ना हो। ओके, तो इससे ये हुआ कि जो गरीब किसान थे और जब उनको फसल में नुकसान हुआ तो उन्हें लोन लेना पड़ा। तो यहाँ पे बात आता है किसका, यहाँ पे जमींदारी प्रथा, जो अ, जिससे फार्मर लोग जो किसान थे वो जमींदार से लोन लिया करते थे। जब लोन नहीं चुका पाते थे तो उनका ज़मीन इनका हो जाया करता था। और सरकार जो था वो ज़मींदार लोगों से टैक्स वसूला करते थे, उनका फिक्स टाइम था। तो ज़मींदार जो सिस्टम था उससे ज़मींदार लोग के ऊपर भी प्रेशर था कि उन्हें भी टैक्स जमा करना है उस पैसे को ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ओके, और फार्मर लोग का इससे भरपूर शोषण हुआ। तो एक तरीके से एक पूरा चेन चल रहा था जिससे इंडिया का वेल्थ जो था वो ड्रेन हो रहा था। ओके, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया का इकोनॉमी जो था वो अधिकतर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। इंडिया यहाँ का फार्मर कैसे पुअर हुआ उसके बारे में अभी आपको हम बताएं। रेन कलेक्ट रिगार्डलेस ऑफ ए कल्टीवेटर कंडीशन, वही बात कि रेन तो लेगा ही, चाहे आपका फसल हो चाहे ना हो। ओके, रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी हुआ। ओके, और यहाँ पे ताकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी था किसान करने का, कृषि करने का, वो काफ़ी लो था। और इरिगेशन के लिए, खेती करने के लिए कोई खास फैसिलिटीज नहीं थी। और क्या किया गया कि ब्रिटिश लोगों ने अधिक से अधिक प्रॉफिट हो इसलिए जो ट्रेडिशनल क्रॉप जो हुआ करते थे उनकी जगह पे कैश क्रॉप को उगाना शुरू किया। जैसे कैश क्रॉप में से चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, अफीम हो गया, इन सारी चीज़ों का, नील की खेती, इन सारी चीज़ों से विदेशी लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और इंडिया का एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया। दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर फॉर इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। इससे विदेशी लोगों को तो काफ़ी लाभ हुआ, ब्रिटिश लोगों को, पर इंडिया का जो फार्मर है उनका इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब होता गया। ओके, वो अब फूड क्रॉप्स के बजाय वो अब कैश क्रॉप उगाने लगा, इस जिससे उनको अ, अ, खाने का दिक्कत होने लगा। अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बैक होम। और उस कैश क्रॉप जो था उससे वो ब्रिटिश इंडस्ट्री में उसका यूज करने के लिए उसे एक्सपोर्ट भी करने लगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या इफेक्ट हुआ, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ का जो शिल्प कला, जो आर्ट हैंडीक्राफ्ट है, इसका पतन हो गया। उसके बाद ये जो हुआ यहाँ पे वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि इंडिया का जो भी सिल्क हो गया, जो भी चीज़ था जिसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, वो विदेशी विदेशों में बहुत पॉपुलर था। और और ये किया गया कि विदेशों में वहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया गया। तो इससे ये हुआ कि जो चीज़ें यहाँ पे 100 रुपये में मिलता है तो विदेश में वो चीज़ें 300 में मिलने लगे हैं, 300% तक टैक्स को बढ़ाया गया। इससे इंडिया के बनने वाले चीज़ें जो भी है उसका एक्सपोर्ट कम होने लगा। और इससे ये हुआ कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, मतलब यहाँ के लोग जो बाहर चीज़ों को बेचा करते थे, वो कम होने लगा। तो इंडिया के लोगों को बस समझ सकते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका होगा, है ना। The primary motive of the colonial government behind the policy of systematically de-industrializing India। देखिए, इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री बैठे ऐसा विदेशी लोग नहीं चाहते थे। बस इंडिया से रॉ मटेरियल को लेके उधे उसे अपने मदर कंट्री पे ले जाके वहाँ पे उससे फिनिश गुड जो बनेगा उसको इंडिया में मार्केट में फैलाएं, जिससे इंडिया का पैसा फिर से वापस उसके मदर कंट्री में चला जाए। तो इंडिया में इंडस्ट्री जो था वो एक तरीके से ख़त्म करने का पूरा कोशिश किया गया और ऐसा हुआ भी। और इसके दो कारण ये है कि लो एक्सपोर्ट कंट्री, एक कंट्री जो इंडिया जो पहले बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोर्टिंग कंट्री था, और विदेशी लोग के पॉलिसीज के चलते इंडिया अब एक लो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन के रह गया। इंडिया मार्केट एज ए मार्केट ऑफ फिनिशिंग गुड्स।
अब इंडिया को एक ऐसा मार्केट बनाया गया जहाँ पे बने-बने चीज़ें बेचा जा गया और इंडिया का मार्केट को तैयार करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए गए। यहाँ पे एजुकेशन को जो था उसके ऊपर छूट दिया गया। यहाँ पे विदेशी एजुकेशन जो था उसको लाया गया और इससे ये हुआ कि इंडिया पे लोगों को ये विदेशी चीज़ों के प्रति अवेयर कराया गया और ब्रेन वॉश कराया गया। जिससे ये हुआ कि अब यहाँ पे लोग धोती कुर्ता पहनने के बजाय शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिए और ये पहने तक ही नहीं बाकी सारी चीज़ों में इसका असर हुआ। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में उसको इस्टेब्लिश कराया गया ताकि विदेशों से बनने वाली चीज़ें इंडिया में बेच सके। और हैरानी की बात ये है कि इंडिया में जो भी जैसे रेल की पटरियाँ बिछी वो भी विदेशों से ही एक्सपोर्ट होके इम्पोर्ट होके इंडिया आया करता था। और इस पे टैक्स उस जो भी पैसा उसका विदेशी गवर्नमेंट को ही जाया करता था। तो इंडिया का जो वेल्थ था इस तरीके से ड्रेन हुआ। इससे इंडिया में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, है ना? क्योंकि इंडस्ट्री अगर नहीं होगा तो वहाँ पे लोग काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मोर इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स तो बहुत ज़्यादा विदेशी गुड्स का इम्पोर्ट होने लगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो था तिस्को वो 1907 में इस्टेब्लिश हुआ पर उस समय वो उतना प्रॉफिट में नहीं था क्योंकि कोई भी जो चीज़ें बनती थी रेल की पटरी वो भी विदेशों से ही बनाया जाया करता था वहाँ से इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ करता था। बाद में ये हुआ कि इंडिया से ही चीज़ें लेना शुरू हुआ। The cotton textile mill, mainly dominated by Indians, were located in the western part of the country named Maharashtra, Gujarat. तो महाराष्ट्र गुजरात में जो वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल हुआ while jute mills are dominated by foreign were mainly concerned in Bengal. Okay, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. अब भैया कोई कैपिटल गुड्स तो बचा नहीं जो इंडिया का इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया गया। ओके, और यहाँ पे चीनी सीमेंट कागज के भी कुछ कुछ कल कारखाने खुले और इंडिया का जो औद्योगिक सेक्टर था इंडस्ट्रियल सेक्टर ये काफ़ी स्लो था। ओके, और यहाँ पे जो डोमेस्टिक जीडीपी था वो भी काफ़ी कम था। और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ हुआ डेमोग्राफिक कंडीशन देखिए कि द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16% यानी यहाँ पे साक्षरता दर 16% से भी कम था और फीमेल लिटरेसी देखा जाए तो वो 7% से भी कम। आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो यहाँ पे डेमोग्राफिक कंडीशन था वो कितना खराब था। अब पब्लिक हेल्थ का बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही गंदा कंडीशन था क्योंकि बहुत सारे लोग थे पॉपुलेशन और यहाँ पे पानी और एयर से बहुत सारे डिजीजेस फैला यहाँ पे और काफ़ी महामारी हुआ। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की दर बच्चों के मरने की दर काफ़ी ज़्यादा उस समय हाई हो चुका था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि कौन कौन इंसान जो है वो कितना साल जिंदा रहेगा। तो ये मात्र 44 साल रह के रह गया था उस समय जो अभी 66 है। तो एक्सटेंसिव पॉवर्टी व काफ़ी ज़्यादा भयंकर गरीबी देखा गया उस समय। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ पे जॉब का तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे 70% से ज़्यादा लोग लगे हुए थे मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15% के लगभग। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रेलवे का काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाया गया। आप याद रखें कि जो भी कुछ यहाँ पे इंडिया पे हुआ उसके पीछे कुछ कारण था। वो कारण ये था कि विदेशी लोग अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे थे। देखिए रेलवे सिस्टम बनाने के पीछे कारण ये था कि यहाँ से जो बने हुए चीज़ें हैं मान लिए कि आपको मुंबई पे कोई चीज़ बना मतलब भीतर वाले एरिया में मध्य प्रदेश के तो वहाँ से समुद्र के पोर्ट्स तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो रेलवे लाइन बिछाया जाएगा। तो इंडिया में रेलवे लाइन उन्हीं जगहों पे बिछाया गया जहाँ से चीज़ों को वो बड़े आसानी से वो बंदरगाह तक पहुँचा सके यानी बंदरगाह को हम लोग बोलते हैं पोर्ट। ओके, फिर वहाँ से उन चीज़ों को वो बड़े आसानी से वो अपने देश को ले जा सके। तो रेलवे सिस्टम के पीछे यही लॉजिक था और और पोर्ट जो था उसको डेवलप करना तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया से बहुत सारा वेल्थ को ड्रेन हो रहा था तो पोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा उस समय डेवलप कराया गया
वाटर ट्रांसपोर्ट, देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिससे विदेशी लोग इंडिया से वेल्थ को किस तरीके से विदेश में ले जा सके, उन सारी चीज़ों के लिए। पोस्ट टेलीग्राफ का मतलब क्या, टेलीग्राफ, ताकि विदेशी लोग जो भी अंग्रेज थे, जो भी वही लोग किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इसके लिए टेलीग्राफ और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए इंडिया में कहीं अगर वार हो गया, तो वो वहाँ से संदेश भेजेगा उस जगह पे जहाँ पे उसका क्या रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो इसका रियल मोटिव जो था, उसका कारण वो तो आपको पता ही है। तो द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व पर्पस ऑफ ए मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया, कि इंडिया में जो है आर्मी जो कंट्रोल करे, ताकि यहाँ पे कोई बगावत ना करे, कोई विद्रोह ना करे, तो उसके लिए रोड्स बनाए गए थे। और बाकी इंडिया में जो बाकी एरिया थे, वहाँ पे रोड्स का ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ था। तो ड्राइंग आउट द रॉ मटेरियल टू द कंट्री साइड ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आप देखिए यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल जो था इंडिया से, जो विदेशों में एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, तो उसके लिए जहाँ पे रॉ मटेरियल बना, वहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए बस वहीं पे रोड बना। आप आप समझे कि इस चीज़ को, कि इनके पीछे रीजन क्या है, कि किस तरीके से इंडिया को लूटा जाए, किस तरीके से यहाँ के वेल्थ को ख़त्म कर दिया जाए। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया 1850। तो इंडिया में जो रेलवे सिस्टम को इस्टेब्लिश कराया गया 1850 में कराया गया। और ये देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप। इसका दो फायदा हुआ इंडिया, क्या हुआ कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक स्ट्रक्चर मिला, और ये हुआ कि ब्रेक द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। अब देखिए कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जाने आने लगे, और उनके आपस में बातचीत और बढ़ गया। उससे ये हुआ कि लोग आपस में जुड़ने लगे, सब अपने दुख दर्द को आपस में बांटने लगे। तो इंडिया में यूनिटी जो है वो आने आया इससे, रेलवे सिस्टम से, कि लोग अब बाकी जगहों में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में जान सकते थे। वो लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियां कर सकते थे। और इससे ये फायदा हुआ कि जो बाद में जो डिफॉल्ट हुआ, उसमें आप हुआ फायदा। आया बात समझ में आपको? सड़क जो बनाया गया था, उसके पीछे रीजन ये था कि वो अपना सेना जो था विदेशी लोगों का, उसका आवागमन में सुविधा हो सके। और उसके बाद कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का आखिर क्या हुआ, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष ये निकला कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था इंडिया का, बहुत ही खराब हो गया पहले से, और ये बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉपर्टी में चला गया। और रेलवे नेटवर्क तो काफ़ी अच्छा हुआ, आप उसका रीजन आप समझ सकते हैं। फॉरेन ट्रेड जो था वो इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। रेवलेशन ऑफ ब्रिटेन, और सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर कंट्री वर इनॉर्मस। अब सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत काफ़ी मुश्किल स्थिति में आ चुका था, और इंडिया में गरीबी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सभी कारण रहे। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा आईडी, सौरभ दास ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।